नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका अपना दोस्त संजीव सिंह फिर से हाजिर हुआ हूं लेकर अपनी क्लास नंबर 13, क्लास नंबर 13, जो कि हमारी डेली जीके क्लास की एक 1000 क्वेश्चंस की एक सीरीज रेगुलरली चल रही है। उम्मीद करता हूं आप सभी को यह सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। चलिए दोस्तों, हमने अपनी लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 260 तक सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। आगे के क्वेश्चन अब हम अटेम्प्ट करने वाले हैं बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है। आज का क्वेश्चन नंबर है 261, क्वेश्चन नंबर 261। देखिए क्या पूछता है। बुल एंड बियर आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल एक्टिविटीज। बैल और भालू निम्न में से किन व्यवसायिक गतिविधियों से संबंधित है। दोबारा सुनिए। बैल और भालू निम्न में से कौन सी व्यवसायिक मतलब कमर्शियल एक्टिविटीज गतिविधियों से संबंधित है। ऑप्शन ए है बैंकिंग, ऑप्शन बी है शेयर मार्केट, ऑप्शन सी है कॉर्पोरेट टैक्स, ऑप्शन डी है एग्रो मार्केट। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शेयर मार्केट। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी टीवी पर जरूर देखा होगा, जब हम बोलते हैं कि शेयर मार्केट बिल्कुल डाउन हो रहा है, बिल्कुल डाउन में जा रहा है, इसका मतलब हम बात करते हैं बियर। बियर क्या करता है, भालू क्या करता है, वह अपने शिकार के लिए कहाँ गोता लगाता है, बिल्कुल समंदर के अंदर, पानी के नीचे। इसलिए हम बोलते हैं शेयर मार्केट डाउन जा रहा है, ठीक है। और वहीं जो बुल होता है, बुल के अंदर अपनी एक अच्छी पावर होती है। बुल की पावर होती है कि वह पहाड़ पे भी चढ़ जाता है, ठीक है। तो बुल मतलब बैल। अब बुल अगर पहाड़ पे चढ़ रहा है तो इसका मतलब हमारा अगर शेयर मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है तो इसका मतलब काफी अच्छी रफ्तार से हम चल रहे हैं, तो उसे हम बुल से रिप्रेजेंट करवाते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 262, क्वेश्चन नंबर 262। इसने क्या पूछा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक ऑफ स्टेज इन इकोनॉमी। बताइए, अर्थव्यवस्था के अंदर शुरुआती स्टेज जो होती है, टेक ऑफ स्टेज, शुरुआती जो स्तर होता है, उसे उसका क्या मतलब है। आपका ऑप्शन ए है स्टेज ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का स्तर यानी कि तरक्की का स्तर। ऑप्शन बी स्टेज ऑफ स्टेगनेंट मतलब स्थिरता का स्तर, या ऑप्शन सी स्टेज ऑफ कोलैप्स गिरावट का स्तर, या ऑप्शन डी स्टेज ऑफ डिमिनिश या सॉरी ऑप्शन डी स्टेज ऑफ डिमिनिश का मतलब होता है बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना, ठीक है। दोस्तों, मैं बता देता हूं, जो भी हमारी इकोनॉमी किसी भी देश की या किसी की भी इकोनॉमी जो होती है, अर्थव्यवस्था जब भी शुरुआती होती है तो वह हमेशा ग्रोथ करती है। तो यह जो भी स्तर होता है वह ग्रोथ का होता है, तरक्की का स्तर होता है, ये तरक्की की स्टेज होती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 263, क्वेश्चन नंबर 263 क्या पूछता है। Which of the following forms the largest share of deficit in budget of India? इन निम्न में से कौन सा जो है भारत के बजट के अंदर घाटे का सबसे ज्यादा भागीदारी निभाता है। यानी कि भारत सरकार का अगर बजट में किसी प्रकार का घाटा होता है तो उनमें से सबसे ज्यादा जो कारण होता है, वो लार्जेस्ट शेयर जिसकी हिस्सेदारी होती है, वो क्या होता है। आपका ऑप्शन है करंट डिफिक्ट मतलब वर्तमान घाटा, ऑप्शन बी है रेवेन्यू डिफिक्ट, इसका मतलब राजस्व घाटा, ऑप्शन सी है फिस्कल डिफिक्ट, इसका मतलब है राजकोषीय घाटा, ऑप्शन डी नो ऑप्शन इज करेक्ट, निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है राजकोषीय घाटा, फिजिकल डिफेक्ट। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 264, क्वेश्चन नंबर 264, ये क्या पूछता है। एक ने पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज इंडियन प्रेसिडेंट। बताइए, निम्न में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति थे जिन्होंने सबसे कम समय का कार्यकाल निभाया है, या जिन्होंने कम समय तक न्यूनतम, इनमें से चारों में से किसने सबसे कम समय तक भारतीय राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल में अवधि निभाई है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों, मैं बता देता हूं, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनके विषय में कुछ तथ्य हैं जो कि आपसे एसएससी बार बार पूछता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन एकमात्र ऐसे हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहे हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई और अपने कार्यालय में हुई, ठीक है दोस्तों। ये जो इनका कार्यकाल था, ये 13 मई 1967 1967 से लेके 3 मई 1969 तक रहा। और इनके विषय में थोड़ी एक दो जानकारी और ऐड कर देता हूं। जो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हैं, ये हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये जो है, आपने अगर दिल्ली में सुना होगा, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है, जामिया के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, इसके जो फाउंडर हैं वो यही थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन उनके फाउंडरों में से एक हैं। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 265, क्वेश्चन नंबर 265, ये क्या पूछता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन से भारत के राष्ट्रपति हैं जो कि बिना किसी अपोजिशन के, यानी कि बिना किसी अपोजिट पार्टी के, बिना किसी के और के खड़े हुए वो सर्वदलीय मतलब सर्वसम्मति से जीत गए। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नीलम संजीवा रेड्डी, ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन डी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नीलम संजीवा रेड्डी। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 266, क्वेश्चन नंबर 266, ये क्या पूछता है? बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू महायान और हिनायान ड्यूरिंग रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। इन्होंने पूछा है कि बताइए जो बौद्ध धर्म था उन्हें दो भागों में बांटा गया, महायान और हिनायान। निम्न में से किस शासक के समय में दो भागों में बांटा गया? बुद्धिज्म को या बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया, महायान और हिनायान। दोस्तों इसका चार ऑप्शन है आपके। ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी अशोका, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों बता दूं इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कनिष्क। जो कुषाण नरेश कनिष्क थे इन्होंने ही जो है बौद्ध धर्म की काफी प्रचार किया था, इनको पूरी तरह अपनाया भी था, और ये जो है अपने अंतिम दिनों में महायान नामक एक जो इनकी शाखा थी बौद्धिज्म की, उसकी तरफ आकर्षित हुए और उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 267, इसने हमसे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड, निम्न में से किसने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की? दोस्तों आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। मैं बता देता हूं इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में 1939 में इस फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 268 268 में इसने क्या पूछा है? विच ऑफ द फर्स्ट किंग ऑफ चोला डायनेस्टी टू कॉन्कोर श्रीलंका। बताइए निम्न में से कौन से चोल वंश के राजा थे जिन्होंने सर्वप्रथम, चोल वंश के पहले वो राजा जिन्होंने श्रीलंका को जीता। आपके चार ऑप्शन, कुलुतुंगरा प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र द्वितीय, ऑप्शन डी विक्रम चोला। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र द्वितीय। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 269 269, ये क्या पूछता है? इन विच ऑफ द ईयर डिड तैमूर लंग इन्वेडेड इंडिया। बताइए निम्न में से किस वर्ष तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया? दोबारा सुनिए, निम्न में से किस वर्ष तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया? दोस्तों इस प्रश्न के चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1210 ईस्वी, ऑप्शन बी 1398 ईस्वी, ऑप्शन सी 1492 ईस्वी, ऑप्शन डी 1526 ईस्वी। दोस्तों मैं बता दूं इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 1398 ईस्वी। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 270, क्वेश्चन नंबर 270 क्या पूछता है? द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द ईयर हैपन्स ऑन विच ऑफ द प्लेनेट। बताइए निम्न में से किस ग्रह पर वर्ष का सबसे अधिक लंबा, निम्न में से किस ग्रह का अपना सबसे लंबा एक वर्ष होता है? एक वर्ष की अवधि सबसे लंबी किस ग्रह पर होती है? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए शनि सैटर्न, ऑप्शन बी जुपिटर बृहस्पति, ऑप्शन सी है आपका वरुण, ऑप्शन डी है आपका पृथ्वी अर्थ। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको एक वो सीक्वेंस याद हो सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में दूरी वाला जो है, जो आप सभी को याद होगा, उसके हिसाब से जो ग्रह सबसे अंतिम पर होगा या इन चारों में सबसे पीछे होगा, सबसे लास्ट में होगा, वह बहुत समय लेगा अपने एक वर्ष को पूरा करने में, यानी कि सूर्य के पूरी परिक्रमा करने के लिए समय सबसे ज्यादा लेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन जो सी है नेपच्यून। नेपच्यून एकमात्र है इसमें इन चारों के में से ये सबसे एंड वाला ग्रह है जो कि इसके सबसे अधिक समय लेगा इस चक्र को परिक्रमा को पूरी करने के लिए। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 271, क्वेश्चन नंबर 271, ये क्या पूछता है? इन विच ऑफ द कंट्री इज द मेजिटा प्लेट्यू लोकेटेड। बताइए निम्न में से किस देश के अंदर मस्सीटा प्लेट्यू पठार स्थित है? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है टर्की, ऑप्शन बी है इथोपिया, ऑप्शन सी है स्पेन, ऑप्शन डी है ईरान। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी स्पेन। स्पेन जो है, आप स्पेन के अंदर आपका मस्सीटा नामक पठार उपस्थित है। और थोड़ी सी इसमें एडिशन जानकारी देता हूं, यदि आपसे स्पेन का वो पूछ ली जाए, स्पेन की अगर आपसे राजधानी पूछ लें तो स्पेन की राजधानी हमारी
ठीक है दोस्तों। और अगर आपसे इसकी करेंसी पूछता है तो करेंसी है हमारी इसकी यूरो। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ऐड करता हूँ, अगर आपने कभी कभी फिल्मों में देखा होगा तो बुल फाइटिंग नाम का एक खेल होता है, जिसमें एक आदमी होता है जो कि सांड के साथ, बैल के साथ फाइट करता है, लड़ाई करता है, जिसमें वो लाल रंग का कपड़ा लेके खड़ा होता है एक मैदान में, खुले मैदान में, और सभी दर्शक उसे देखने आते हैं। ये जो है इस देश का, स्पेन देश का एक तरीके से कह सकते हैं पुराना पारंपरिक खेल है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 272, क्वेश्चन नंबर 272, इसने क्या पूछा है? वेयर इज लोकेटेड अराकन योमा रेंज ऑफ हिमालय? बताइए निम्न में से किस देश के अंदर अराकन योमा नामक हिमालय की श्रृंखला, यानी कि हिमालय का भाग जो है अराकन योमा, किस देश में स्थित है? निम्न में से आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बलूचिस्तान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है थाईलैंड। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। म्यांमार को आपसे बता देते हैं कि म्यांमार जो है आपका बर्मा भी कहलाता था पुराने टाइम में। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 273, क्वेश्चन नंबर 273, ये हमसे क्या पूछता है? हु वॉज द प्रेजेंट सीएजी चीफ? दोस्तों अगर आपसे ये सीएजी, ये अभी तो पूछ रहा है प्रश्न के अंदर, सीएजी चीफ कौन है, अभी वर्तमान में सीएजी चीफ कौन है? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए शशिकांत शर्मा, ऑप्शन बी राजीव महर्षि, ऑप्शन सी विनोद राय, ऑप्शन डी वीएन कौल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राजीव महर्षि। मैं इसमें थोड़ी सी आपकी इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूं। आप पूछ रहे होंगे, कई लोगों को पता नहीं होगा सीएजी क्या है, आपसे फॉर्म भी पूछ सकता है। सीएजी होता है क्रम्पटन ऑडिटर जनरल। ये एक भारत सरकार की एक ऐसा पद है जो कि आर्टिकल धारा नंबर 148 के तहत इसकी आवश्यकता पड़ी है। इसका वर्णन धारा 148 में इसका वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार का एक सीएजी होना चाहिए, यानी कि क्रम्पटन ऑडिटर जनरल, एक ऐसा मतलब महालेखागार होना चाहिए जो कि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, जितने भी हमारे सरकारी संस्थान है, उन सभी की ऑडिट वगैरह कौन करेगा? कैसे पता चलेगा कि कौन चोर है, कौन साहूकार है, कौन कहाँ कितना घोटाला कर रहा है, कौन कहाँ नहीं कर रहा है, तो कौन अपना काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनका पता कैसे चलेगा? इसीलिए एक पद बनाया गया है सीएजी, जिसके अभी वर्तमान में जो हेड है वो है राजीव महर्षि, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 274, क्वेश्चन नंबर 274, इसने क्या पूछा है? विच सिटी विल होस्ट दी समर ओलंपिक ईयर 2028? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं ओलंपिक से रिलेटेड। अभी इसने आपसे, ये आप याद रखना, जो आपका अभी प्रेजेंट में जो ईयर चल रहा है उससे 2 वर्ष पीछे का और 2 वर्ष आगे का, लगभग 3 वर्ष, मतलब अगर आपका आज 2020 चल रहा है तो 8 साल, यानी कि पिछले दो इवेंट्स जो है पिछले ओलंपिक के, और इससे आने वाले 2 इवेंट्स को जरूर याद रखें, यानी कि टोटल 5 इवेंट्स जो ओलंपिक के हैं आपके ईयर के, वो आपको याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि एसएससी यही करता है, ये आपसे प्रेजेंट का पूछ लेगा, पिछले 2 पूछ लेगा और आने वाले 2 पूछ लेगा। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। ऑप्शन ए है लॉस एंजलिस, ऑप्शन बी है मॉस्को, ऑप्शन सी है हेलसिंकी, ऑप्शन डी है पेरिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉस एंजलिस। दोस्तों मैं बता देता हूँ आपसे, पीछे क्वेश्चन में पूछा गया था 2024 का और 2020 का। इस वर्ष भी एक ओलंपिक होने वाला था जो कि 2020 में होना था, जो कि ये टोक्यो जो है आपकी राजधानी है, कहाँ की? जापान की। जापान की करेंसी पूछेगा तो ये येन है। ठीक है, फिर इसने पूछना था, इसने पिछले प्रश्न में एक बार पूछा था 2024 ओलंपिक कहाँ होंगे? ये इसका उत्तर है जी पेरिस ओलंपिक के नाम से है। ये पेरिस ओलंपिक जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस है। यदि आपसे वो फ्रांस की करेंसी पूछता है, कैपिटल तो आपकी आ गई पेरिस, अगर आपसे करेंसी पूछता है तो यहाँ पे जो है यूरो चलता है और एक और करेंसी चलती है यहाँ पे फ्रैंक। ठीक है दोस्तों, और अभी इसने आपसे एक और पूछ लिया है 2028 में कहाँ होगा? 2028 में लॉस एंजलिस में होने। लॉस एंजलिस कहाँ है? ये अमेरिका, यूएस में है। यूएस के अभी प्रेसिडेंट आपको पता ही है, हमारे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, और मेरे ख्याल अभी दिसंबर के बाद या नेक्स्ट ईयर 2021 में ही यहाँ यूएस में प्रेसिडेंट के चुनाव भी होने हैं। ठीक है, और यहाँ की करेंसी आप सभी को पता होगा यूएस डॉलर यहाँ की करेंसी है। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 275, क्वेश्चन नंबर 275, इसने क्या पूछा है? द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। आपके विषय में अच्छी चीज जो है वह आप हैं। इज रिटन बाय, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए अनुपम खेर, ऑप्शन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी अमिताभ घोष, ऑप्शन डी टीस्ता सेटालवड।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुपम खेर। अनुपम खेर आपने देखा ही होंगे, काफी मजे हुए कलाकार हैं जिन्होंने अपनी फिल्म में द कोइंसिडेंट प्राइम मिनिस्टर या अनएक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की जो किताब लिखी हुई है और जो किरदार निभाया उनमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, वो अनुपम खेर जी हैं। और ये किताब जो है द बेस्ट थिंग इज अबाउट यू इज यू, आपके विषय में सबसे अच्छी चीज आप हैं, यह किताब भी अनुपम खेर जी द्वारा लिखी गई है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 276, क्वेश्चन नंबर 276, ये हमसे क्या पूछता है? द कंट्रोल यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड द डैश ऑफ द कंप्यूटर। बताइए कि कंप्यूटर की जो कंट्रोल यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर का कौन सा भाग कहते हैं? ऑप्शन ए हार्ट मतलब हृदय दिल, ऑप्शन बी ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, ऑप्शन सी किडनी किडनी, और ऑप्शन डी है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, उपरोक्त सभी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ब्रेन। जिस प्रकार हमारा मनुष्य के शरीर में जो ब्रेन होता है, सारी कैलकुलेशंस दिमाग में होते हैं, सारे विचार सारे इमोशन जो भी चीज होते हैं मनुष्य के मस्तिष्क में होते हैं, इसी प्रकार से कंप्यूटर की जितनी भी मेमोरी होती हैं या जो भी कार्य, जितने भी एग्जीक्यूशन वगैरह जो भी होते हैं वो सब इसके कंट्रोल यूनिट यानी कि सीपीयू जैसे बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसी कंट्रोल यूनिट को हम उसका कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 277, क्वेश्चन नंबर 277, ये हमसे क्या पूछता है? सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए कि सोल्डर जो है निम्न में से किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? आपके दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए लीड मरकरी यानी कि शीशा और पारा, ऑप्शन बी है, सॉरी ये गलती हुई है, ऑप्शन बी है आपका टीन और लेड यानी कि टीन और शीशा, ऑप्शन सी है लीड और कॉपर, लीड और तांबा, ऑप्शन डी है आपका लीड और एंटीमनी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी टीन और लेड। टीन और लेड का जो है मिश्रण से तैयार होता है आपका सोल्डर। आपने देखे होंगे जो टाके जो लगाते हैं अपने हीटर, वो गर्म करते हैं, एक लंबी सी ऐसी होती है पेन टाइप में, इसे हीट करते हैं, आपने जरूर देखा होगा, वो टाके लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के पास होते हैं, टीवी रिपेयरिंग वालों के पास होते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 278, क्वेश्चन नंबर 278, इसने क्या पूछा है? आयरन रस्ट बिकॉज ऑफ विच रिएक्शन। ये इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे एसएससी बार बार पूछ रहा है, साइंस का क्वेश्चन है, इस टॉपिक से आपसे कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा। रिएक्शन परिक्रियाएं, नो सॉरी, ये होता है रिएक्शंस का मतलब होता है प्रतिक्रियाएं। आपकी दो प्रकार की आपने पढ़ रखी हैं। आपके पहले ऑप्शन आपका ये प्रश्न पूरा करते हैं। यह पूछ रहा है कि बताइए कि रस्टिंग लोहे में जंग लगने पर कौन सी प्रतिक्रियाएं होती हैं? ऑप्शन ए है ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी है रिडक्शन, ऑप्शन सी है कोरोजन, ऑप्शन डी है रेडॉक्स। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रेडॉक्स। रेडॉक्स जो है इसके अंदर दोनों ही अभिक्रिया, दोनों ही प्रतिक्रियाओं का रूप है ये, जिसके अंदर हमारी ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। ये क्वेश्चन आप गलत मत कर देना कभी भी, आप इसको केवल ऑक्सीडेशन का ही करके आए। इसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी होती है, इसीलिए इस प्रतिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 279, क्वेश्चन नंबर 279, इसने क्या पूछा है? विच एसिड इज फाउंड इन एंट स्टिंग। यह पूछ रहा है कि चींटी के डंक में, जब चींटी, लाल चींटी आपको कभी खा जाती है तो आपका चकत्ते पड़ जाते हैं लाल लाल, यह पूछ रहा है कि वह जो चींटी का जो स्टिंग बोलते हैं, मतलब डंक कह दो, चींटी के डंक में किस प्रकार का अमल होता है? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए एसिटिक अमल, ऑप्शन बी फॉर्मिक अमल, ऑप्शन सी है एस्कॉर्बिक अमल, ऑप्शन डी है सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अमल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है फॉर्मिक एसिड। यही सेम क्वेश्चन में आपको एंट स्टिंग की ना देकर वो कह दे बी मधुमक्खी, कह दे कि मधुमक्खी के काटने पर कौन सा एसिड होता है या उसके स्टिंग में, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है, उसका भी सही उत्तर होगा फॉर्मिक एसिड। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, देखिए क्या पूछता है। इसने पूछा है विच मेटल आयन एग्जिस्ट इन B12। ये विटामिन से मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, विटामिन से आप घोट के पी जाइए विटामिन को। विटामिन के आपके 2 से 3 सवाल आने हैं पक्का। दोस्तों इस प्रश्न का चारों ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है कोबाल्ट, ऑप्शन डी है निकल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कोबाल्ट। मैं आपको बता देता हूं जो विटामिन B12 है इसका साइंटिफिक नेम भी होता है साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, अब जो इसके अंदर ये कोबाल आया है, ये कोबाल्ट से आया लिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए विटामिन B12 जो होता है उसके अंदर कोबाल्ट नाम का एक
मेटल होता है जो कि पाया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज का यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बगल में दिखने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इसको दबाकर आपको डेली की रोज रोज की नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएंगी, आपको दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की। चलिए दोस्तों, आप सभी का आज तक का हमारे साथ का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।